नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। मिशन एसएससी 2026 को जीतने के लिए हम एसएससी 2025 में पूछे गए सभी एग्जाम्स के बेस्ट क्वेश्चंस के धुरंधर सॉल्यूशन कर रहे हैं। एसएससी ने पेपर कराया था 2025 में सीपीओ का। यह पेपर 9 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था। अब सीपीओ के पेपर में एक शिफ्ट में गणित के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि यहां टोटल मैथ के 450 सवाल पूछे गए। क्या आपने 450 सवाल लगा लिए? नहीं लगाए ना, लगाने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ऐसे अगर आप सवाल लगाते रहोगे तो इन्हीं में जिंदगी जो है आप बिता दोगे। तो मेरा काम क्या है, आपके जो है काम को आसान करना। इन 450 सवालों में से रिसर्च करके हमने बेस्ट 50 सवाल निकाले और उनका शानदार सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। और मेरी गारंटी है कि एसएससी ने 2025 में, सीजीएल 2025 में, सीएचएसएल 2025 में, सीपीओ 2025 में जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, यही सब क्वेश्चन दोबारा से पैकिंग करके एसएससी 2026 के एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे। तो मेरी हर बच्चे से यह गुजारिश, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको कोई भी पेपर देना है तो लेटेस्ट जो सवालों का सॉल्यूशन तो कतई मत छोड़ो। ये सारी वीडियोस जो हैं चार्ट डालिए, जो हम गगन प्रताप मैथ चैनल पर लगातार आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये सवाल ना थोड़े से हल्के थे सीजीएल और सीजीएल 2025 के मुकाबले, क्योंकि यहां ना आधे आधे घंटे का टाइमर लगा दिया था एग्जामिनर ने, है ना, मैं चेयरमैन साहब ने, कि भैया आपको गणित के 50 सवाल 30 मिनट में ही करने हैं। तो हल्के थोड़े से सवाल बनाए, लेकिन फिर भी कुछ उम्दा और बेहतरीन सवाल हैं जो आपको ये जरूर जरूर करने हैं। और सबसे अच्छी और अलग सी बात यह है कि इन 450 सवाल में आधे से ज्यादा सवाल तो केवल ज्योमेट्री और सबसे ज्यादा मेंसुरेशन के पूछे गए थे, खासकर प्रिज्म और पिरामिड के। वो सभी सवाल का सॉल्यूशन भी मैं यहां पर आपको करवाने वाला हूं। ये वीडियोस बहुत हेल्प होंगी मेरे भाई आने वाले जीडी के पेपर में, जिन बच्चों को सीपीओ का पेपर देना है खासकर, और एसएससी का कोई भी एग्जाम देना है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है। यह कंटेंट ऐसा है जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, ना किसी की पेड क्लास में, ना यूट्यूब पर, ना इंटरनेट पे, ना एआई के पास। केवल हम अपने चैनल पर दी प्रीमियम क्वालिटी ब्रांडेड कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। एक एक सवाल हमारे साथ सॉल्व करिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपको पता है एसएससी 2026 का कैलेंडर आ चुका है, सारे पेपर लगातार होने हैं, एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो अगर आप एसएससी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच, जहां हम आपको बेसिक से जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाते सारे ही सब्जेक्ट, इसके एडमिशन चालू है। क्लास 19 तारीख से शुरू हो जाएंगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई। सिलेक्शन बैच 4.0 दी बेस्ट फैकल्टी के साथ, ठीक है भाई। और प्रचुर मात्रा में सिलेक्शन आने वाले हैं इस बार सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से प्यारे भाई, ठीक है ना। देखिए सीपीओ का पेपर आप में से बहुत सारे बच्चे देंगे, एसएससी का पेपर देंगे। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो यहां हमने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी फ्री डाल रखे। आप ये देखिए सीपीओ के प्रीवियस ईयर के हमने 43 टेस्ट, मॉक टेस्ट 2019 में जितने पेपर हुए, 2024 में जितनी शिफ्ट में पेपर हुआ है, 2025 के भी अभी डलवा देंगे, सब के सब फ्री हैं। आप अपनी एप्लीकेशन में, अपन फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और मॉक टेस्ट लगाया करो मेरे भाई। सेक्शनल टेस्ट भी कर करके डाल रखे हमने, सेक्शनल टेस्ट भी आप यहां से लगा सकते हैं। आप चाहते हो कि सर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अगर मिल जाए तो भला हो जाएगा, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हम यहां पे पीडीएफ डलवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये शानदार 50 सवाल हैं प्यारे भाई, सीपीओ एग्जाम्स के जो हैं, जो अभी पूछे गए हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि एसएससी का चाहे कोई भी पेपर हो, बिना किसी भेदभाव के एसएससी 2026 में ये सवाल पूछे जाएंगे, आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है ना। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आया है सीपीओ 2025 के पेपर में, 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस 201960 की वैल्यू किसके बराबर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी लंका लग जाएगी मेरे भाई, और देखते ही आपको इस सवाल का आंसर पता लग जाएगा, जीरो। क्या है सवाल का आंसर? खटाक से जीरो। आप बोलोगे सर इसे कैसे? मेरे भाई
आपको अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर तीन संख्याओं का सम जीरो है, a प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। अगर यहां आप डेटा देखो तो a की जगह क्या है 55, b की जगह क्या है 17 और c की जगह बेटा -72। आप यहां पे देखो तो इन तीनों संख्याओं का सम जीरो है कि नहीं? यहां वैल्यू ऐसी सेट की है, a की जगह 55, b की जगह 17 और c की जगह -72। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये -3abc है। देखो इनकी गुणा करोगे 5 दूनी 10 एंड में जीरो ही आएगा, है कि नहीं? यानी कि सवाल का आंसर क्या खटाक से जीरो। और ये सेम सवाल में जो है जीरो टू हीरो बैच में भी करवाता हूं। आइए अगला सवाल नंबर 2। अगर a प्लस बी प्लस सी 15 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 48 है, ए बी सी 16 है, तो पूछ रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन है आपके सामने। आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा है और आपको ये दोनों दिए। इन दोनों के पदों में क्या फॉर्मूला? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया बहुत बड़े पापी हो आप। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इन दोनों के टर्म में फॉर्मूला बता रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ गए ना? ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जैसे आपको इस सवाल में क्या निकालना है बच्चों? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब ये निकालना है। एबीसी कितना है? 16। तो एबीसी 16 रख देंगे, 16 तिया 48। आपको केवल यहां पे वैल्यू रख देनी है। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 15 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 15 का होल स्क्वायर 225 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी 48। 48 तिया कितना आ जाएगा? 144। ये आ जाएगा ना? ठीक है ना? ये माइनस का 48 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है ना बच्चे? आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे आंसर जो भी आएगा 3 का मल्टीपल आएगा। आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं कि भी 5 में से 4 घटाओगे क्या आएगा? 1। 1 गुणा 5 5 और 5 प्लस 8 13, यानी कि एंड में यूनिट डिजिट क्या आएगा? बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? सवाल नंबर 3। अगर a प्लस बी 7 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 21 सी बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 का क्यूब 343। ठीक है बच्चे? कुछ भी नहीं है। इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, बहुत आसान है। a प्लस बी, देखो दो संख्याओं का योग कितना है? 7। 7 है। a प्लस बी 7 है। a की इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं? 2। क्या a प्लस बी बराबर 7 से a और b का मान निकाला जा सकता है कभी सॉल्व करके? नहीं। तो आप अपनी मर्जी से a और b का मान कुछ भी रख लो। आप b का मान 0 रख लो, a का मान 7 रख लो। बस ये a प्लस बी क्या होना चाहिए? 7। तो b 0 रखेंगे, a 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है? 7। तो 7 का क्यूब क्या आंसर आ गया? ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 4। सीपीयू का बनाओ। पी क्यू और आर एक सर्कल पर 3 बिंदु हैं। आर पर एक टेंजेंट क्यू, द टेंजेंट एट आर मीट्स क्यू पी, प्रोड्यूस एट एस। एंगल पी एस आर पी आर एस दे रखे हैं। देखो ये सवाल तो तभी समझ में आएगा जब आप क्या बनाओगे? डायग्राम। कि मान लो जैसे सर्कल है, सर्कल पर 3 पॉइंट है पी क्यू आर, आर पर टेंजेंट खींचनी है तो ऐसे ले लेते हैं। मान लो जैसे पॉइंट पी है, ये क्यू है और ये क्या है? पॉइंट आर। कोई समस्या? ये वाला ले लेते हैं इधर थोड़ा सा आर। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आर पर क्या हो गया बच्चों? टेंजेंट। ये पॉइंट आर पर टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट एट आर मीट्स क्यूपी प्रोड्यूस एट एट्स। अच्छा, क्यूपी को प्रोड्यूस करने पर एस पर मिलता है क्यूपी को, तो ऐसे मिलाते हैं भैया। एक सेकेंड, ये हटाओ। क्यूपी को प्रोड्यूस करने पर मिलता है एस पे, तो ये आ गया मेरे दोस्तों। आप ये लो, ये पॉइंट क्यू लेना है और ये पी। जब सवाल में बोला है ना क्यूपी प्रोड्यूसिस,
क्यू पी को आगे बढ़ाना है, यानी कि क्यू से पी की तरफ आगे बढ़ाना है। तो पॉइंट आर पर जो टेंजेंट खींची है वो क्यू पी को आगे बढ़ाने पर कहां मिलती है? पॉइंट एस पर। ये वाला पॉइंट एस हुआ। सवाल में बोला एंगल पी एस आर 40 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना है प्यारे दोस्तों? 40 डिग्री का। उसके बाद पी आर एस 44, पी आर एस ऐसे मिला दीजिए। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 44 डिग्री का। तो सवाल में पूछा है एंगल सबटेंडेड बाई पी क्यू एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इस कॉर्ड पी क्यू द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है कॉर्ड पी क्यू के द्वारा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है ना? तो ये बेस्ट सवाल है मेरे भाई, और ये कोई नया सवाल नहीं है ना, ये पहले भी पूछा जा चुका है। बताइए प्यारे दोस्तों, अगर ये 44 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने का आएगा? 44 प्लस 40 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, कितना हो जाएगा? 84 डिग्री। देखो इस कॉर्ड पी क्यू द्वारा सेंटर पे बना एंगल निकालना है। अरे सेंटर छोड़ो, इस कॉर्ड पी क्यू द्वारा पहले आप सरकमफेरेंस का एंगल निकालो। सेंटर पे एंगल हम निकाल लेंगे बाद में, पहले इस कॉर्ड पी क्यू के द्वारा सरकमफेरेंस परिधि पे जो एंगल बनना है ये वाला एंगल निकालो। ये 44 से 40, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 84 डिग्री। अब आप बताओ ये सर्कल की क्या है? टेंजेंट। ये क्या है? सर्कल की कॉर्ड। टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल 44 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितने का आएगा? 44 डिग्री का। कैसे? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़िए बचपन में। भाई ये सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट है, यहीं से टेंजेंशियल पॉइंट से जीवा खींचती है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसी कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं एंगल बनाएंगे, वो भी क्या होगा? थीटा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये टेंजेंट और कॉर्ड जहां दिखे एक पॉइंट पे वहां अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती है हमेशा। ये 84 है, ये 44 है, टोटल कितना आ जाएगा? 128। तो ये कितना बचेगा? ये वाला एंगल कितना बचेगा? 180 में से 128 घटाएंगे, 52 डिग्री। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब आप ये देखो इस कॉर्ड PQ के द्वारा ये एंगल कितना है? 52 डिग्री। परिधि पे 52 है, तो सेम इसी कॉर्ड PQ के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या 52 का डबल नहीं हुआ? 104 डिग्री। बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी। सेंटर पे बना कोण सरकमफेरेंस पे बने कोण का क्या होता है? डबल होता है, सेम आर्क द्वारा, है ना? बढ़िया सवाल, आगे चलते हैं। पांचवा, यदि त्रिज्या वाले दो वृत्त स्मॉल आर और कैपिटल आर की स्पर्श रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर हैव एग्जैक्टली वन कॉमन टेंजेंट, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? ऑप्शन नंबर बी। देखो सॉल्व करने वाला सवाल नहीं, एक थ्योरेटिकल सवाल है। दो सर्कल हैं, उनकी एक ही कॉमन टेंजेंट है, एक ही स्पर्श रेखा है। कब पॉसिबल है? ये एक सर्कल है और प्यारे बच्चों ये एक सर्कल है। अगर ये दो सर्कल अंदर से एक दूसरे को टच करते यानी कि इंटरनली टच करते एक पॉइंट पर, तो इस केस में इन दोनों सर्कल की एक ही कॉमन टेंजेंट होगी यहां पर, इसी टेंजेंशियल पॉइंट पर। आगे ना बात समझ में? यानी कि जब एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे, इंटरनली टच करेंगे, तो एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगी, अब तो दूसरी बन नहीं सकती। उस केस में मान लो इस सर्कल का सेंटर ये है, इस वाले सर्कल का सेंटर ये, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर, ठीक है ना बच्चे? और इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? ये कैपिटल आर। तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? ये वाली स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि दोनों की रेडियस का डिफरेंस। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? रेडियस का डिफरेंस। ठीक, क्लियर है ना? आइए अगला सवाल लेते हैं, छठा। 37.5 सेंटीमीटर और 13.5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं यानी कि एक्सटर्नली टच करते हैं। तो आपसे पूछा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उन दोनों सर्कल की जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है 2√r1r2। याद कर लीजिए याद हो जाएगा। ये दो सर्कल हैं, एक दूसरे को कहां एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी ना। इसकी लंबाई का फॉर्मूला 2√r1r2। आपको केवल यहां पे वैल्यू रख देनी है और मुझे देखते ही पता लग गया आंसर 45 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए?
टू, रेडियस, एक सर्कल की रेडियस है 37.5, 37.5 का मतलब 75/2, दूसरे की 13.5, 13.5 का मतलब 27/2, तो नीचे तो 2 दूनी 4, 4 का से 2 कट जाएगा। अब देखो यहां 75 में भी 3 आता है, 27 में भी 3 आता है, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए था ना बेसिकली, है ना। सवाल नंबर 7। तो ये सवाल जो है इसी लेवल के सवाल आएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एसएससी अब ऐसे ही सवाल बना रहा है। एक समबाहुभुज में एक रेगुलर पॉलीगन में 35 डायगोनल है, ठीक है। तो आपसे पूछा उसका हर एक इंटीरियर एंगल का माप क्या है, आंतरिक कोण क्या है। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड हैं, अगर किसी समबाहुभुज में n भुजाएं हैं, तो उसमें डायगोनल्स की संख्या जो है, नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं n इंटू एन माइनस 3/2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, n भुजाएं तो विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर 35। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एन माइनस 3 क्या आ जाएगा, 35 दूनी 70। अब आप बताओ यहां से सॉल्व करके n निकाल लें, सॉल्व करेंगे क्या, अंदाजे से नहीं कर सकते, बताओ n का मान क्या आएगा। 70 मतलब 7 दूसरा 70, 7 और 10 का डिफरेंस 3 है, यानी कि n क्या आ गया 10, 10 गुणा 10 माइनस 3 7 हो गया ना। तो यानी कि भुजाएं कितनी है 10, रेगुलर पॉलीगन में 10 साइड है, यानी कि डेकागन है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या पूछा, इंटीरियर एंगल, तो आप एक्सटीरियर एंगल निकालो। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री बाई एन। अब 10 भुजाएं तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो अब से क्या पूछा, आंतरिक कोण। अब आंतरिक प्लस बाहरी का योग 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल आएगा 180 में से एक्सटीरियर घटा दो 36, यानी कि 144 डिग्री, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। आगे चल, एक ट्राइंगल के वर्टेक्स A00 6,0 और 0,8 पर है, तो इसके क्या पूछा है, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सरकम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट यानी कि 3,4। समझ में आया, नहीं समझे होंगे देखो दिमाग लगाइए प्यारे दोस्तों। जैसे मान ली है, हाँ, मान लो मेरे प्यारे दोस्तों कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब ये एक पॉइंट हो गया 0,0 ओरिजिन, दूसरा हो गया बी 6,0 और तीसरा हो गया प्यारे दोस्तों 0,8। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 8 है, यानी कि वाई एक्सिस पे होगा ना। तो यहां से जो हम ट्राइंगल बनाएंगे बेसिकली वो ट्राइंगल बनेगा ये वाला, ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। और ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का है। इसका जो सरकम सेंटर होगा वो यहां होगा हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, ठीक है। और हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है ये। इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या, एवरेज ले लेना, 6 प्लस 0 का आधा 3, और ये 8 प्लस 0 का आधा 4, 3,4। बट ये आपको किसमें करना है, दिमाग में, लिखना नहीं है। सवाल नंबर 9, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर एडी साइड बीसी को क्या करता है, विभाजित करता है। ए बी 10 है, ए सी 12 है, बी सी 11 है, तो आपसे पूछा है लाइन बीडी की लंबाई क्या होगी। हालांकि इस सवाल में चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं समझाने के लिए। जैसे ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है बच्चे, ये ट्राइंगल एबीसी है। अब सवाल के अनुसार यहां पे ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है, क्या हो गया, ये एंगल ए का बाइसेक्टर। एंगल ए का बाइसेक्टर साइड बीसी को कहां काटता है, यहां डी पर। ए बी 10 है, ए सी 12 है, और सवाल के अनुसार बीसी कितना है 11 सेंटीमीटर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है प्यारे दोस्तों बीडी की लंबाई। तो ये आपको होगा कैसे, आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आनी चाहिए। अगर ये त्रिभुज है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है 10 रेशियो, ये 10 है 12, 10 12 का रेशियो कितना है, 2 से काटेंगे 5 6। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये अपोजिट साइड को 5 रेशियो 6 में ही बांटेगा।
ये 5 + 6 ही 11 हो रहा है, यानी कि सवाल के अनुसार बीडी की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चे? बट ये सवाल आपका ऐसे डायग्राम बना के नहीं करना है ना। एंगल ए का बाइसेक्टर खींच रहे हैं, साइड ए बी 10 है, ए सी 12 है ना। तो साइड बीसी का जो रेशियो, दो टुकड़े हो जाएंगे, किस रेशियो में हो जाएंगे? 10 और 12 के रेशियो में, यानी कि 5:6। तो बीडी की जो लंबाई होगी, पहली बात तो 11 से कम आएगी। बीडी मतलब बी से डी की तरफ कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 + 6 ही 11 हो रहा है। ठीक है ना। 10वां सवाल, यदि एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का योग 2520 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या और विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का जो योग होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के ये 2520 डिग्री के बराबर है। तो यहां से 18 से 18 कम 18, 7 18 चौक 72। तो एन कितना आ जाएगा? 14 + 2 16, यानी कि रेगुलर पॉलीगन में 16 साइड है। 14 नहीं है, 18 नहीं है, 14 नहीं है, 16 साइड है, तो एक ही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। आगे करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको डायगोनल निकालना भी है, रेगुलर पॉलीगन में 16 साइड है, तो डायगोनल कितने होंगे? n × n - 3/2, 16 × 16 - 3 13/2, 2 से 16 8 बार कट जाएगा, 104 डायगोनल। ठीक है बच्चों। 225 डिग्री को रेडियन में बदलें। देखो ये सवाल मान लिया कि मैंने बहुत आसान है, पर एक्चुअली 15-20 सवाल आए थे, तो एक एक तो इज्जत कर लो थोड़ी सी। 225 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो π/180, तो आ जाएगा 5π/4 रेडियन। ठीक है ना। प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि पहले तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो। एक रेडियन की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 57 डिग्री होती है। कितना होता है एक रेडियन? लगभग 57 डिग्री। ठीक है ना। दूसरी बात, पाई रेडियन का जो मान होता है प्यारे दोस्तों, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे लिखूं, 180 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों? पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है सर पाई बराबर 180। पाई का मान 22/7। पाई एक संख्या है जिसकी वैल्यू 22/7 है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। समझ में है ना। जब मैंने कहा पाई रेडियन, कितना? पाई रेडियन, तो रेडियन एक यूनिट है, जैसे लंबाई की मीटर होती है, वजन की किलोग्राम होती है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री है, ना कि पाई बराबर। ठीक है ना। तो 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री कितना आएगा? π/180 रेडियन। ठीक है ना। तो 1 डिग्री π/180 रेडियन है। अपन को निकालना है 225 डिग्री। अगर 1 डिग्री का मान π/180 रेडियन है, तो 225 डिग्री का मान क्या आएगा? 225 × π/180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं। किससे कट जाएगा जी? 45 से। 45 पंजे 225, 45 चौका 180, 5π/4। व्हाट इज रेडियन? देखो डिग्री तो आप जानते हैं कि एक चक्कर घूमो 360 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। 360 बराबर टुकड़े कर दो, 1 डिग्री आ जाएगा। 360 कहां से आया? धरती एक चक्कर 365 दिन में पूरा करते, उसके नजदीक आसान सा नंबर 360 डिग्री है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। रेडियन क्या होता है? मान लीजिए मेरे दोस्तों, कोई भी सर्कल बना लो दुनिया में, सारे सर्कल हम सर्कल हैं। ठीक है ना। ये सर्कल बनाए, इसका सेंटर है, तो इस सर्कल की जो भी रेडियस है, हर सर्कल की रेडियस होती है, सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क लीजिए। ये सर्कल के रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क, यहां सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ये 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन, और इसकी वैल्यू लगभग 57 डिग्री होती है ना। सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का जो चाप है, वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो कितना होता है? 1 रेडियन, है ना। पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? तो आप मुझे बताओ, ये अगर मैं सर्कल का पूरा चाप लूं, यानी कि कंप्लीट सरकमफ्रेंस, तो कितना एंगल बनाएगा ये कंप्लीट सरकमफ्रेंस? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री माने 2 पाई रेडियन। तो अगर 1 रेडियन का एंगल बनना आर चाप से, तो
2 पाई रेडियन का एंगल कितने चाप से बनेगा? 2 पाई आर से। दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? 2 पाई आर। यानी कि यही क्या आ गया बच्चे? सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि। ठीक है ना? सबको समझ में आ गया? काफी ज्ञान बिखेर दिया अब तो मैंने। 12वां, एक पिरामिड का बेस स्क्वायर है और इस स्क्वायर की भुजा की लंबाई है 12, इसकी स्लांट हाइट है 8। तो आपसे पूछा है पिरामिड का वॉल्यूम। ठीक है भैया, आजकल पिरामिड के सवाल प्रचलन में आ गए हैं। तो आपको भैया पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है, तो पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा 12 है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या आएगा? भुजा का वर्ग 12 का वर्ग 144 इंटू हाइट। हाइट तो पिरामिड की दी ही नहीं है, साल में क्या दिया है? पिरामिड की स्लांट हाइट। स्लांट हाइट और हाइट में फर्क है। ये है पिरामिड। पिरामिड दिख रहा है? पिरामिड का बेस कैसा है? स्क्वायर। पेरिस से लाए थे 2019 में। ठीक है जी। अब देखो, पिरामिड का बेस स्क्वायर है, ये कहलाते पिरामिड के 1 2 3 4 लिटरल फेस, पार्श्व सतह। क्या है ये? पार्श्व सतह। ये सारे कैसे? ट्रायंगुलर। पिरामिड का बेस तो एक 2D फिगर होता है, टॉप क्या होता है? एपेक्स, सिंगल पॉइंट होता है। तो ये जो ट्रायंगल है, इनकी जो हाइट होगी वही पिरामिड की क्या होगी? स्लांट हाइट। समझ में आया ना? ये जो ट्रायंगल है, इसकी जो हाइट होगी वही क्या है? पिरामिड की स्लांट हाइट। पिरामिड की हाइट का मतलब है बेस और एपेक्स के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। समझ में आया ना? तो आपको ना पूरा पिरामिड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो पिरामिड का स्क्वायर बेस है, तो यहां से हम हाइट उठाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच से उठाएंगे ना। इसकी भुजा की लंबाई 12 है, तो ये 12 का आधा हो जाएगा 6। भाई ये पूरी भुजा 12 है, तो ये आधा कितना है? 6। अब ये ऊपर पिरामिड की हाइट उठेगी 3D में। सोचो, ये एपेक्स है और एपेक्स से यहां साइड के ये दूरी ये कितनी आ जाएगी? स्लांट हाइट कितनी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये आ जाएगी 8। क्लियर है? तो 90 डिग्री ये आ गया। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं बनना। यानी कि इस सवाल के आंसर ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। ये क्या आएगा? अंडरूट 8 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, 64 माइनस 36। 64 माइनस 36 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 28। 28 का मतलब 2√7। 4 7 28, यानी कि पिरामिड की हाइट कितने बच्चे? 2√7 सेंटीमीटर। क्लियर है ना सोनू? तो ये आ गया पिरामिड का वॉल्यूम, है ना? अब 3 से आपका 144 तो खैर कट गया 48 बार। तो 48 दूनी 96√7 क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। ठीक है? देखो, इस सवाल के जो भी आंसर हैं वो एग्जैक्ट तो है नहीं, और आंसर है पहला ऑप्शन, है ना? कैसे? √7 की वैल्यू क्या होगी अप्रोक्स? भाई √7 के नजदीक होता है √9। 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3। 9 का अंडर रूट 3। तो 7 का अंडर रूट 3 से कम आएगा। तो 96 तिया क्या होता है? 288। तो आंसर तो 288 से कम आएगा ना। वो कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना? आइए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 13 बनाइए। मजा आ रहा करने में? एक स्टैंडर्ड राइट पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है, उसकी ईच साइड 12 सेंटीमीटर है ना। पिरामिड का बेस स्क्वायर है, साइड 12 और हाइट कितनी है पिरामिड की? 9। तो आपसे पूछा है लिटरल सरफेस एरिया से बेस एरिया का रेशियो, है ना। पिरामिड के लिटरल सरफेस एरिया और बेस, पिरामिड का जो बेस है ना, बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस का रेशियो, बेस एरिया का रेशियो। अच्छा, पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। लिख लो, पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया 1/2 आधार का परिमाप गुणा त्रियक ऊंचाई।
आधार का परिमाप, अगर पिरामिड का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 12 है, तो आधार का परिमाप कितना आ जाएगा? 48 इंटू स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, है ना। अब स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसे कि ये पिरामिड का बेस हुआ स्क्वायर, गंदा सा है, ठीक है बच्चे। अब यहां पे स्क्वायर की भुजा 12 है, तो आधा कितना होगा? 6। ये पिरामिड की हाइट कितनी है? 9। तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? ये 90 डिग्री के सामने स्लांट हाइट कितनी आएगी? अंडर रूट 9 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 81 प्लस 36, ठीक है ना, क्योंकि पूरा ही दे रखा है ना यहाँ तो रूट में। तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 117, ये आ गया ना। और आंसर देखते अब ये हो गया, क्योंकि रूट 117 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी में तो आ ही नहीं रहा। तो लिटल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट रूट 117, ठीक है ना बच्चे। और नीचे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। 48 से 3 बार चला जाएगा, ये रूट 117/6 आ जाएगा, 2 तिया 6, है ना। आगे चल, एक पिरामिड का बेस स्क्वायर है, इसका आधार का क्षेत्रफल यानी कि पिरामिड के बेस का एरिया 100 है, लिटल सरफेस एरिया 260 है, तो पिरामिड की हाइट है 12, ठीक है ना, है कि नहीं सोनू? तो हाइट, स्लांट हाइट सब खोलना सीख गए। पिरामिड का बेस स्क्वायर है, पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 100। तो पिरामिड का जो बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा कितनी है? 10, 10 का वर्ग 100 होता है। पिरामिड का दिया है लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया कितना है? 260। लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। अगर बेस की भुजा 10 है तो बेस का पेरीमीटर क्या आएगा? वर्ग है ना, 10 चौक 40 इंटू स्लांट हाइट। 2 से 40 20 बार, और ये 20 से 260 13 बार। पिरामिड की स्लांट हाइट कितनी आ गई? 13। मान लीजिए पिरामिड का ये स्क्वायर बेस है, यहां से हाइट उठाएंगे, अगर भुजा 10 है तो आधा कितना आएगा? 5, 10 का आधा। ये पिरामिड की हाइट आपसे पूछी है, ये स्लांट हाइट कितनी है? 13। 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 5 है, तो क्या आएगा? 12। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने दिमाग में ही सोच लिया था कि 26 की शक्ल देख के 13 आ रहा दिमाग में, 13 और वो आधा, 13 का आधा 10 का आधा 5 है, तो 13 5 12 ही सेट होगा ना। आगे चलते हैं। एक कोन की हाइट 30 सेंटीमीटर है, इसे बेस से 10 सेंटीमीटर हाइट पर एक प्लेन से, समतल से काटा गया है। तो पूछा है शंकु के आयतन का कितना परसेंट भाग कटे हुए भाग के ऊपर है? विद व्हाट परसेंट ऑफ कोन्स वॉल्यूम लाइज अबव द कट? कटिंग ऑफ कोन, सीजल के पेपर में भी कटिंग ऑफ कोन के ढेर सारे सवाल आए थे, ठीक है ना। तो आपको कटिंग ऑफ कोन आती है? आप कहोगे सर हमें तो अपना ही कटवाना आवे बस, बहुत बढ़िया से काटा था उसने। चलो बच्चों मैं सिखाऊंगा तुम्हें। ये क्या है बच्चों? कोन, शंकु। शंकु की हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब ये शंकु का हो गया प्यारे दोस्तों हाइट, इस ये कितना है? 30। अब बेस से 10 सेंटीमीटर की हाइट पर यहां पे कट लगा दिया, कट लगा दिया, तो ये हिस्सा हो गया कटे हुए भाग के ऊपर, ये हिस्सा हो गया। यही बोला कि इसका जो वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम का कितना परसेंट है, दैट्स इट। यही तो पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ कोन्स वॉल्यूम लाइज अबव द कट। नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे। आप एक बात बताइए कि इस कोन की हाइट कितनी है? 30। ये कट लगाया गया यहां पे कितनी हाइट पे? बेस से 10। तो ऊपर वाले कोन की हाइट कितनी होगी सोनू? 20। ऊपर वाले कोन की हाइट कितनी होगी? 20। और पूरे कोन की कितनी है? 30। यानी कि छोटा वाला कोन और बड़का वाला कोन, इनकी हाइट का रेशियो कितना है? 2:3। बोलो, छोटका कोन और बड़का कोन की हाइट का रेशियो कितना है? 2:। हाइट नापते हैं सेंटीमीटर में, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो ये होगा, हाइट के रेशियो क्यूब कर देंगे सीधा। 2 का क्यूब 8 यानी कि 3 का क्यूब
27। तो ये अगर बड़े कोन का वॉल्यूम 27 है तो छोटे कोन का वॉल्यूम कितना है? 8। यही तो पूछा है कि कोन का व्हाट परसेंट ऑफ कोन्स वॉल्यूम लाइज अबव द कट, कोन के वॉल्यूम का कितना परसेंट कट के ऊपर है, यानी कि छोटे कोन का वॉल्यूम। 8/27 आया फ्रैक्शन में, परसेंटेज में क्या आएगा? गुणा 100%। 800/27, 27 से 81 होता है। अगर ये 810 होता कितनी बार जाता? 30 बार। ये 30 से हल्का सा कम आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना। सवाल नंबर 16। ए होलो स्फीयर हैज एन आउटर रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड एन इनर रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक खोखला गोला है, होलो स्फीयर, ठीक है ना। खोखला गोला मतलब कटोरा, बाउल। तो भाई चाय पीते हो आप भर के कटोरा में, तो वो क्या है? खोखला गोला है, बाउल है। समझ में आया ना? नहीं ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्फीयर है, सॉरी मैं समझा हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर होता है कटोरा। हाँ ये तो होलो स्फीयर है। एक होलो स्फीयर है जिसकी बाहरी रेडियस 6 इनर रेडियस 4 है। इफ द मेटेरियल यूज टू मेक द स्फीयर कॉस्ट 10 रुपया पर सेंटीमीटर क्यूब। इस स्फीयर को बनाने में जो धातु इस्तेमाल हुई है उसका कॉस्ट कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का 10 रुपए। तो आपसे पूछा है टोटल मेटेरियल कॉस्ट क्या होगा इस स्फीयर को बनाने में। पाई इक्वल टू लेना है 3.14। ठीक है ना भाई, समझ में आया ना? प्यारे भाई आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। ये सब देखो सवाल आसान है, मैं भी आपके सामने कर रहा हूं और कोई दिक्कत नहीं है, एक तुरंत हो पा रहे हैं, कोई सोचना नहीं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हेमिस्फीयर नहीं सॉरी, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस 6 और इनर रेडियस यानी कि 4। तो आपको यहां पे पहले क्या निकालना है? इस होलो स्फीयर का, खोखले गोले का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना बच्चे। खोखले गोले का वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई। पाई कितना है? 3.14। कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 है, माइनस स्मॉल आर क्यूब 4 का क्यूब 64, तो 152 आ गया है सचिन। 152। ये इस खोखले गोले का वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। बात समझे ना। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है? 10 रुपए। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब मेटल अगर इस्तेमाल हुआ उसका कॉस्ट कितना आएगा? ये आ जाएगा ना। अब बताओ जरा आंसर देखिए। आंसर में फर्क है 100 रुपए, 100 रुपए का तो फर्क है ही आंसर में। और देखो आंसर जो है इसके अप्रोक्स हैं, ठीक है ना। अच्छा अप्रोक्स भी जरूरी नहीं है कि हो ही हो। अच्छा 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से कुछ, हाँ अप्रोक्स आंसर है बेटा, 3 से ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा है ना। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 3 से इसको काटूंगा तो कितना चला जाएगा? 1.05। 4 गुणा 1.05 कितना आएगा? 4.2 है। 4.2, 4.2 का 10 गुना कर लो, कितना आ गया? 42, है ना। तो देखो 42 गुणा 152, ये मैंने अप्रोक्स कर लिया, है ना। और थोड़ी सी वैल्यू मैंने बढ़ा दी है क्योंकि ये 1.05 से कम जाएगा, यानी कि आंसर इससे हल्का कम आएगा। तो 42 गुणा 152 कितना आएगा? 152 की 40 में गुणा कर लो। 152 की 40 में गुणा करेंगे 6080, है ना। फिर 152 की 2 में गुणा कर लो। 152 का दुगुना कितना आ जाएगा? 300, यानी कि 6384 के करीब आएगा। तो ये वाला ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे सवाल नंबर 17। ए सिलिंड्रिकल कंटेनर 16 सेंटीमीटर इन रेडियस होल्ड्स मिल्क टू ए डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार बर्तन है जिसके बेस की रेडियस है 16 सेंटीमीटर, उसमें 30 सेंटीमीटर की गहराई तक मेरे प्यार में दूध भरा हुआ है। एक सॉलिड हेमिस्फीयर इसमें दूध में डुबाया जाता है, सॉलिड हेमिस्फीयर। द लिक्विड लेवल इंक्रीज बाई 9 सेंटीमीटर। लिक्विड का लेवल 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आपसे पूछे जो हेमिस्फेरिकल बॉल है, हेमिस्फेरिकल बॉल, इसकी रेडियस क्या है? कौन है सोनू? मत सवाल है कि नहीं? देखो बच्चों, जैसे मान लो कि ये जो है एक सिलिंड्रिकल बर्तन है और इसमें ये भरा हुआ है दूध। क्या भरा है इसमें? ये
दूध भरा हुआ है। अब इसमें एक हेमिस्फेरिकल बर्तन इस तरीके से डुबाया जाता है। जब मैं इसमें डुबाऊंगा तो दूध का लेवल बढ़ जाएगा ना, तो जितना इस हेमिस्फेरिकल बर्तन का वॉल्यूम होगा, बर्तन उतना दूध हटा के अपनी जगह घेरेगा। तो यानी कि जितना बर्तन का वॉल्यूम होगा उतना ही दूध का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो दूध का लेवल बढ़ेगा, दिस विल आल्सो बी इन सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप का ही होगा। और यहां पे बोला है कि लिक्विड का लेवल 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 9, है कि नहीं। यहां पे जो सॉलिड हेमिस्फीयर है, हमने मान ली इसकी रेडियस पूछी है ना r, तो वॉल्यूम को बराबर कर दो। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो यहां पे बेस की रेडियस 30, तो ये भी तो रेडियस 30 रहेगी ना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। बढ़े हुए दूध का आयतन पाई, रेडियस कितनी है 30, दूध का लेवल कितना बढ़ता है 9 सेंटीमीटर, नहीं 16 सेंटीमीटर रेडियस है, सॉरी कितनी रेडियस है 16 इंटू 9, इतना दूध का आयतन बढ़ा है, किसके बराबर होना चाहिए, हेमिस्फेरिकल बर्तन के वॉल्यूम के बराबर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है ना। 2 से आपका 256 भी कटेगा 128 बार, ठीक है ना। और ये 3 नाम 27 बराबर आर क्यूब। दोनों तरफ से क्या लोगे आप, क्यूब रूट, दोनों तरफ से क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। तो ये बताओ 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 3, 128 का क्यूब रूट क्या आएगा 64 दूनी 128, 64 का क्यूब रूट तो 4 आ जाएगा, 2 का आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2, यानी कि सवाल का आंसर आ जाएगा 12 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, यही आएगा ना। वो कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर, रूट में दे रखा है, यानी कि जो सवाल पेपर में आया था इसके ऑप्शन क्या थे, गलत, ठीक है ना। सबको नंबर मिलना चाहिए, पर हम बच्चों तक पहुंचती नहीं है बात, क्योंकि जब आप क्यूब रूट लोगे तो 64 दूनी 128, 64 का 4 आ जाएगा, 2 का क्यूब रूट आएगा, ये 12 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 आएगा, लेकिन ऑप्शन पेपर में ऐसे थे, ठीक है ना। 18वां, line N1 passes through the point 2, a and 5, 6. Line L2 passes through the point 4, 1 and 10, 5. Line L1 is parallel to L2. L1 L2 के पैरेलल है, तो आपसे पूछा a का मान क्या है, ठीक है ना। अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं तो उनमें क्या खास बात होगी, है बताओ। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप यानी कि ढलान सेम होगा कि नहीं। और अगर दो लाइन का स्लोप सेम है, अब बताओ अगर कोई लाइन दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है, अगर कोई लाइन x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरते है तो उस लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस। अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरते तो उसका स्लोप ऐसे निकालते हैं। तो आप बताओ लाइन L1 का स्लोप क्या आएगा, 6 माइनस a बटे 5 माइनस 2 3, है ना। दूसरी लाइन का स्लोप क्या आएगा 5 माइनस 1 4 बटे 10 माइनस 4 6, 3 से 6 2 बार, 2 से 4 2 बार, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 4, आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट 19वां सवाल, A sector of a circle having a radius of 10 centimeter and has a central angle of 3 pi by 5 रेडियन। एक सर्कल का सेंटर है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल कितना है 3 पाई बटे 5 रेडियन। अनोदर सेक्टर ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का एक और सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल कितना 108 डिग्री। तो आपसे पूछा फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर के एरिया का रेशियो क्या है, बताओ। सेक्टर सभी समझते हैं, ये सर्कल है, सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड, सर्कल का ये हिस्सा जिसमें मेरे प्यारे भाई रेडियस और आर्क से क्लोज होता है, समझ में आया ना, ये क्या कहलाता है पिज्जा की एक स्लाइस, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल, समझ में आया ना बच्चे। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है, अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है और इस सेक्टर के सेंट्रल पे एंगल थीटा है, तो सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। मैंने पूरा सेक्टर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है पहले ही, है ना। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे,
एक ही सर्कल के दो सेक्टर हैं। अगर एक ही सर्कल के दो सेक्टर हैं तो दोनों की रेडियस सेम होगी कि नहीं? यहाँ पे बोला है ना सर, एक सर्कल का सेक्टर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल है 3π/5 रेडियन। उसी सर्कल का एक दूसरा सेक्टर है, अगर सर्कल एक ही सर्कल के दो सेक्टर हैं, दोनों की रेडियस सेम होगी। तो देखो पाई कांस्टेंट है, रेडियस दोनों की सेम है कि नहीं? तो बची बात किसकी? थीटा की। पहले सेक्टर का सेंट्रल एंगल है 3π/5 रेडियन। इस डिग्री में कितना होगा? एक रेडियन क्या होता है? 180 डिग्री। सॉरी, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन की जगह आप क्या रख दो? 180 डिग्री बटे 5। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 108 डिग्री। तो आप एक बात देखो, ये मैं पहले ही समझ गया कि यहां पे एक ही सर्कल के दो सेक्टर, यानी कि दोनों की रेडियस सेम है। दोनों सेक्टर की रेडियस सेम है। पहले सेक्टर का एंगल कितना है? 108 डिग्री। और दूसरे सेक्टर का भी सेंट्रल एंगल कितना है? तो दोनों की रेडियस भी सेम, दोनों का थीटा भी सेम, यानी कि दोनों का एरिया भी क्या होगा? बराबर। तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1:1। 6 सेंटीमीटर साइड वाले एक समषटभुज एक वृत्त के अंदर अंकित है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, एक सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस भी 6 सेंटीमीटर ही आ जाएगी, अलग तो आएगी नहीं। देखो भाई, ये हो गया सर्कल। इस सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन बना है। रेगुलर हेक्सागन आप समझते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये रेगुलर हेक्सागन। ठीक है ना? रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या है बच्चों? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझे ना भाई? ये क्या होगा? सर्कल का सेंटर। अब यहां पे बोला है 6 सेंटीमीटर साइड का। ये जो रेगुलर हेक्सागन है इसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। सर्कल के अंदर इनस्क्राइब है। ठीक है ना? सर्कल की रेडियस पूछी, अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऑल दीज 6 ट्राइंगल आर इक्विलेटरल। समझ आया ना बच्चों? यानी कि सर्कल की रेडियस भी क्या आएगी? सेंटर से। सही आ गई ना? आगे, what is the minimum number of cuts required to divide a cuboid into 12 equal cuboid? एक क्यूब वाला सवाल तो था यार, क्यूबॉइड वाला। बेहतरीन सवाल मेरे भाई। चलो, एक सवाल तो मेरे को देख के खुशी हुई। आजकल ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं कि क्यूब को कट करके छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं। ऐसे सवालों की स्पेशल ट्रिक है। हमारे पास मान लीजिए क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को 12 इक्वल क्यूबॉइड में डिवाइड करने के लिए मिनिमम कितने कट लगाने होंगे? मिनिमम, यानी कि एक से ज्यादा रास्ते हैं कि हम एक क्यूबॉइड के कट करके 12 बराबर क्यूबॉइड बना दें, लेकिन कम से कम कितने कट में हो जाएगा? बताओ सोनू, कैसे? कैसे? 4, बिल्कुल सही बात है। 4 आप कट लगाओगे, है ना? 4 आप कट लगा दो, 4 कट में बन जाएगा। एक आप कट लगा दो लंबाई की दिशा में, 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक ऊपर से लगा दो, 4 क्यूबॉइड बन गए। और 2 ऐसे लगा दो, फिर 12 हो गए ना? तो मिनिमम कितने कट लगेंगे? 4। समझ में ना? तो ये आपने सोच लिया इनडायरेक्टली, 4 कट लगेंगे बेटा। आप दिमाग में सोचो कि आपके सामने पनीर का टुकड़ा रखा, एक लंबाई की दिशा में तलवार चला दो, 2 टुकड़े हो गए। एक चौड़ाई की दिशा में तलवार चला दो, 4 टुकड़े हो गए। और 2 तलवार ऊंचाई की दिशा में चला दो, खटाक से 12 टुकड़े हो गए, है कि नहीं? मान लो ये तो बहुत ही इजी डेटा है। अगर बड़ा डेटा होता तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता रहा हूं एक। ये ट्रिक क्यूब के लिए भी काम करती है। हमें 12 इक्वल क्यूबॉइड बनाने। 12 कम 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 गुणा 2 गुणा 6। 12 को क्या लिख सकते हो? 1 गुणा 3 गुणा 4, या फिर 2 दूनी 4 तिया 12। इसके अलावा तो 12 को लिखने का कोई, क्योंकि कट हमें तीनों डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे ना, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं पहला वाला लेता हूं मेरे प्यारे भाई, देखो 1 1 घटा के जोड़ना है। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 6 - 1 5, तो टुकड़े लगेंगे 6।
कितने कट लगेंगे? यानी कि अगर आप लंबाई की दिशा में कोई कट ना लगाओ, चौड़ाई की दिशा में एक कट लगा दो और ऊंचाई की दिशा में 5 कट लगा दो तो भी 12 कीवर्ड बन जाएंगे, लेकिन कट कितने लग जाएंगे? 6। एक एक कम कर दो मेरे भाई, ये 1 - 1 0, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 कट लग जाएंगे। आप लंबाई के डायरेक्शन में कोई कट मत लगाओ, चौड़ाई की डायरेक्शन में 2 कट लगा दो, है ना, और यहां 3 कट लगा दो, हाइट के डायरेक्शन में 5 कट लग जाएंगे, 12 कीवर्ड बन जाएंगे। यहां देखो 2 - 1 1, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 कट में ही काम हो गया ना। तो सबसे मिनिमम कट कितने लगे? तो इजी डेटा तो हमने दिमाग में सोच लिया रीजनिंग से, लेकिन बड़ा डेटा हो तो यही चीज काम आएगी, है कि नहीं सोनू? सवाल नंबर क्या है आपके सामने? 22। एक खोखला अर्धगोला दिया गया है, इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 7। बाहरी त्रिज्या है 8। इसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। हाँ अब आया बेटा, ये होलो स्फेयर, होमी स्फेयर, खोखला अर्धगोला, ठीक है ना। खोखला अर्धगोला यानी कि होलो हेमिस्फेयर यानी कि कटोरा, ये है ये, समझे ना। इस कटोरे की इंटरनल रेडियस दी है प्यारे दोस्तों कितनी? 7, और एक्सटर्नल रेडियस कितनी दी है? 8। तो वॉल्यूम तो पूरी दुनिया निकाल लेगी, फंसते हैं टोटल सरफेस एरिया में। मैं आपको बता रहा हूं, रट लीजिए, टाइम बचेगा। कभी भी होलो हेमिस्फेयर का या खोखले गोले का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आ जाए तो पाई पाई, ठीक है, पाई थ्राइस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये पाई थ्राइस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। आप यहां पे वैल्यू रख दो, कैपिटल आर कितना है? 8। 8 का वर्ग 64 दिया 192। स्मॉल आर कितना है? 7। 7 का वर्ग 49। तो आप यहां पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 241 हो गया, 241 पाई, ठीक है। डी ऑप्शन 241 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सवाल नंबर 23 करो। एक अर्धगोले के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। एक हेमीस्फेयर का जो सर्कुलर बेस है, हेमीस्फेयर का सर्कुलर बेस है, उसका एरिया कितना है बच्चे? 308। तो आपसे पूछा है हेमीस्फेयर का वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम। बढ़िया सवाल है, बताओ सोनू क्या होएगा? हैं? ये हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का सर्कुलर बेस क्या है? सर्कल। इस सर्कल का एरिया कितना दिया आपको? 308। तो क्या इस सर्कल की रेडियस नहीं निकाल सकते? जो सर्कल की रेडियस होगी वही हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी। अब आप फॉर्मूला लगा के मत निकाला करो कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ध्यान सुनना, आप मेरी बात ध्यान सुना, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उस सर्कल का एरिया होता है 154। ये याद कर लो, याद कर लेंगे ना। सर्कल की रेडियस 7 है, एरिया 154। यहां सर्कल का एरिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे, यानी कि दुगुना। अगर एरिया दुगुना हो रहा है, एरिया नापते हैं किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन रेडियस किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। तो रेडियस कितनी होगी? 7 का रूट 2 गुना, है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 का अंडर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि सर्कल की रेडियस आ गई 7√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? रेडियस। यही क्या होगी? हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी। आपसे पूछा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। आंसर देखो पता लग रहा है कि आंसर अप्रोक्स है ना, ये एग्जैक्ट तो है नहीं, 0.33 में जा रहा है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.33 को 1/3 लिख के 7 का मल्टीपल चेक कर लो, वो भी रास्ता है। अच्छा आप ऐसे सोचो कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सोनू? 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब का मतलब पाई आर स्क्वायर गुणा आर। पाई आर स्क्वायर तो डायरेक्ट ही दिया है ना, तो हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ा ना करें, है कि नहीं सचिन?
पाई आर स्क्वायर कितना है 308 और आर कितना है 7√2। तो बेसिकली यहां पे √2 तो आएगा ही आएगा, मुझे कल डेसिमल वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है। ये कितना है बेटा 308 सत्ते 2156। हाँ अप्रोक्स ये नहीं तो यहाँ पे 100 का फर्क है, ठीक कह रहे हो आप। 3 से काट लेते हैं कितना आ जाएगा 103। 103 सत्ते 721, 721 दूनी 1442। तो 1442 कौन सा ऑप्शन दिखाता है डी वाला, ठीक है ना, ये सही है। क्लियर है। अप्रोक्स कर लेते हैं 24वां। द प्रपोर्शन ऑफ द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड are 2:3:4. If its volume is 768 centimeter cube, what is the smallest dimension? और शकल देख के लग रहा है कि आंसर अप्रोक्स है, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है ना, सड़े हुए आंसर है ना। अब एक बात सुनिए, सबसे पहले तो बताओ पैरेललोपाइप्ड होता क्या है, क्या होता है सोनू पैरेललोपाइप्ड? पैरेललोपाइप्ड मतलब घनाभ, सिंपल, क्यूबॉइड, ठीक है ना, बॉक्स। जैसे आपका ही मोबाइल फोन ही है ना, ये पैरेललोपाइप्ड ही है, ठीक है ना बच्चे। इसका बेस क्या हो रेक्टेंगल, हर फेस एक रेक्टेंगल हो, दैट्स इट। समझ आया ना बच्चे। तो उसकी डायमेंशन का रेशियो दिया है, डायमेंशन का रेशियो यानी कि लंबाई चौड़ाई और हाइट। क्या दिया है वॉल्यूम दिया है। सबसे छोटी डायमेंशन, ये मत देखना ना कि आंसर 2 का मल्टीपल है सर पहला है कि नहीं क्योंकि ये जो है प्यारे दोस्तों आंसर जो है ये अप्रोक्स हैं, एग्जैक्ट नहीं है। अब जब यहाँ पे आपको रेशियो दिया है तो बच्चे क्या करते हैं, माना लंबाई 2x है, चौड़ाई 3x है, हाइट 4x है, x का चक्कर छोड़ो। अगर आपको डायमेंशन का रेशियो दिया है तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो भाई। पैरेललोपाइप्ड यानी कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। तो यहाँ की वॉल्यूम क्या आएगा 2 तिया 6 चौक 24 है कि नहीं सोनू, वॉल्यूम आएगा 24। सवाल के अनुसार वॉल्यूम कितना है 768 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप मुझे बताओ वॉल्यूम कितने गुना है 24 तिया 72 कट रहा ना पूरा, तो 4 8 24 दूनी 48 32 गुना। अब आप देखो वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, नापते हैं ना, वॉल्यूम का मल्टीपल कितना है 32। डायमेंशन नापते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो डायमेंशन का मल्टीपल क्या होगा, ये पावर 3 है ये पावर 1 है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 32। बोलो करना पड़ेगा ना, पावर 3 से पावर 1 में जाना है तो क्यूब रूट ऑफ 32, सीधा डायमेंशन का लॉजिक लगेगा यहां पे। क्यूब रूट ऑफ 32 क्या आएगा प्यारे दोस्तों अप्रोक्स 3 प्लस आएगा ना। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो 32 का क्यूब रूट 3 से बड़ा आएगा, 4 से छोटा आएगा, 4 से तो छोटा ही आएगा ना, 4 से छोटा आएगा 3 से बड़ा आएगा। आप देखो सबसे छोटी डायमेंशन पूछी है तो 3 2 तिया 6 से हल्का सा बड़ा आएगा, कौन सा ऑप्शन है कि नहीं, समझ ना बच्चे। आगे करते, एक मोमबत्ती त्रिज्या 3 है हाइट 10 है, समान रूप से जलती है, हर 2 घंटे में इसकी ऊंचाई कितनी कम हो जाती है 1 सेंटीमीटर कम हो जाती है। कितने घंटे में मोमबत्ती का 70% आयतन जल जाएगा। ओहो 14 घंटे में नहीं सोनू ये दिख रहा है ना, ये सवाल तो मैथ्स का या मेंसुरेशन का है ही नहीं, सवाल रीजनिंग का लॉजिक है भाई। एक बार बताओ मोमबत्ती है सिलिंड्रिकल, मोमबत्ती की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस, जब आप मोमबत्ती जलाओगे तो रेडियस थोड़ी ना बदलती है, मोमबत्ती की हाइट ही तो कम होती है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है हाइट पे, है ना। अब बताओ 1 सेंटीमीटर हाइट आपकी कम हो जाती है कितने में 2 घंटे में, 1 सेंटीमीटर हाइट आपकी डिक्रीज हो जाएगी 2 आवर में। 70% आयतन यानी कि 70% हाइट कम होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर का 70% 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हाइट जलने में तो आपको 14 घंटा लगेगा कि नहीं। 26वां सवाल,
एक कोन को उसके बेस के समांतर चलने वाले समतल से काटा जाता है। कोन इज कट बाय ए प्लेन दैट रन्स पैरेलल टू इट्स बेस, creating a smaller cone that is similar to original cone. If the height of smaller cone is 1/3 of original cone, what is the ratio of their volume? ये रहा वॉल्यूम 1:27। ठीक है ना, आ गया, खटाक से कुछ करने की जरूरत है? सवाल में कुछ भी नहीं है, ये एक कोन है। क्या है बच्चों? ये कोन। सवाल में बोला गया है एक कोन इज कट बाय ए प्लेन दैट रन्स पैरेलल टू इट्स बेस। एक कोन को कट किया जाता है इसके बेस के पैरेलल। ऐसे ये बेस है, बेस के पैरेलल ऐसे कट किया, ऐसे कट कर दिया, तो इससे क्या है, एक स्मॉलर कोन बनता है जो बड़े और जो बड़े वाले कोन के बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। यहां पे स्मॉलर कोन की जो हाइट है ओरिजिनल कोन का 1/3 है। स्मॉलर कोन की जो हाइट है ये, वो ओरिजिनल कोन का कितना है, 1/3। यानी कि ओरिजिनल कोन की हाइट 3 है, तो छोटे वाले कोन की हाइट कितनी है, 1। यानी कि इन दोनों कोन की हाइट का रेशियो कितना है, 1:3। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो ही तो पूछा है सवाल में, क्या आ जाएगा, क्यूब। वॉल्यूम का जो रेशियो होता है लेंथ के रेशियो का क्यूब होगा। वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/3। ये चित्र नहीं बनाना आपको, पेपर में चित्र नहीं बनाना, 1/27। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन या हिंदी में समुच्चय किसके बराबर है? रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन हो गया मेरे भाई रियल नंबर्स। रियल नंबर्स या हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को ही रैशनल और इरेशनल में बांटा गया है ना। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर्स ही होते हैं। रैशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल क्या होते हैं, अशांत दशमलव और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो ये आपके रैशनल नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर है। ये किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर के अंदर आएंगे, ठीक है ना। रैशनल नंबर के अंदर ही आपका प्यारे दोस्तों इंटीजर आता है, फिर होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, ठीक है ना। समझ में ना बच्चों, समझ आया समझ में। रियल नंबर को ही रैशनल इरेशनल में बांटा गया है। आगे चलते हैं, ये बताइए। If the height of a regular right pyramid with a square base is increased by 20% and the side length of the base is decreased by 10%, what the percentage change in its volume? हाइट 20% बढ़ा दी जाती है, आधार की भुजा 10% कम कर दी जाती है, तो इसके वॉल्यूम में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा? देखो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है बताइए, दोनों बताओ। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। 1/3 तो कांस्टेंट है, आधार का क्षेत्रफल यानी कि पिरामिड का बेस क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर करिए भुजा का वर्ग इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो, पिरामिड की हाइट क्या होगी, 20% बढ़ा दी, और यहां पे जो साइड है वो क्या होगी, 10% कम कर दी। तो आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज, है ना। तो क्या आएगा बेटा, सक्सीवी तो है, बीच में क्या है, गुणा। अब यहां पे स्क्वायर है यानी कि 2 बार, तो -10 का क्या ले लो, सक्सेसिव। आप यहां पे रेशियो से भी कर सकते हो और फॉर्मूला से भी कर सकते हो। बताओ सोनू कौन सा बता दें, रेशियो से। साइड 10% कम कर दी, 1/10, यानी कि साइड 10 से कितनी हो गई, 9, इसका स्क्वायर। हाइट 20% बढ़ा दी, 20% यानी कि 1/5, 5 से कितनी हो गई, 6, ठीक है। तो ये कट जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 500 और 81 छिक्का 486, ठीक है ना। ओके, यानी कि 500 से 486 हो गया, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो गया, घट गया ना 2.8%। ये डिक्रीज हो गया, इंक्रीज वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, नो चेंज वाला भी नहीं है, डिक्रीज वाला एक ही है कि नहीं। और निकालोगे भी तो यही आएगा। आगे चलते हैं, 29वां करें। ए ब्रास हेमिस्फेरिकल बाउल हैज एन इनर डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर। देखो कटोरा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका इनर डायमीटर 10.5 है। इफ द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग द इनर सरफेस इज 15 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर। अगर इसके अंदर वाले सरफेस पे हम
टिन की प्लेट चढ़ाते हैं, टिन की परत चढ़ाते हैं, तो खर्चा आता है 15 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो आपसे पूछा है बाउल के व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, होल नंबर से बताना, ऑफ प्लेटिंग द इनसाइड ऑफ बाउल, बाउल के इनसाइड, अंदर ये प्लेटिंग करने की खर्च क्या आएगी। सवाल समझ में आया बच्चों? सवाल समझ में आया है आपको? मान लो कि जैसे बाउल है, ये बाउल है ना, हेमिस्फेरिकल बाउल। अब इसके अंदर जो है हमें यहां पर क्या करना है, टिन की प्लेटिंग करनी है। इसका इंटरनल डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस कितनी आएगी, 10.5 का आधा है कि नहीं, तो 10.5 यानी कि 21/2, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 21/4। अच्छा, पूछा है कुल लागत कितनी है, तो आप ये निकालो। हमें जो यहां पे प्लेटिंग करनी है वो केवल कटोरे की अंदर की सतह पर करनी है, ये वाला आपको निकालना है। तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया तो है, ये क्या होगा, 2πr², क्या होगा, 2πr²। तो 2πr² हमें निकालना है, यही है ना। और देखो 2πr², 21 का मतलब होता है 7×21, 7×3/4। हमें जो है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, अंदर वाले का, है ना। आपको पता है वो होगा 2πr²। πr² क्या होता है, बेसिकली सर्कल का एरिया। πr² क्या, सर्कल का एरिया। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया क्या होता है, 154, है कि नहीं। अगर यहां 3/4 गुना हो रहा है तो एरिया क्या आएगा, 3/4 का स्क्वायर 9/16 गुना। ये होते कैलकुलेशन के तरीके, दिमाग लग गया ना। ये एरिया आ गया 2πr² की वैल्यू डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, समझ गए सोनू। 2πr², πr² यानी कि सर्कल का एरिया। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया आता है 154। अगर रेडियस 7 का 3/4 गुना है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापेंगे, तो 3/4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, 9/16 आ गया ना। ये एरिया आ गया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 15 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ जाएगा, 15/100 रुपए, ये आ जाएगा ना। ये कैलकुलेशन अपन को करनी है, ठीक है बच्चों। अब बताइए ये कितना आ जाएगा। देखो 15, हम 2 से तो 16 काट ही लेते हैं 8 बार, ठीक है जी। अब बताइए इतना कर लें, इसमें से क्या आंसर आना चाहिए मुझे ये बताओ जल्दी से, बोलो बोलो। ये 15/100 क्या होता है, 15/100 होता है अप्रोक्स 0.15। 154 × 9/8 क्या है, 154 × 9/8 का मतलब है 154 × 1+1/8, है कि नहीं। 154/8 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, लगभग लगभग आ जाएगा आपका 19। 154 + 19 ही कर दो आप, 154 + 20 ही कर दो, 173 के करीब आ जाएगा, है ना। ये 173 × 0.15, बताओ कितना आएगा, 173 × 0.15, 17 × 15 होता है 255, यानी कि आंसर 26 के करीब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। 17 × 15 255 होता है, मैं तो दशमलव लगाऊंगा 25.5 के करीब, एक ही है 26। कोई दिक्कत, चाहे आप कुछ भी करके देख लीजिए, कैलकुलेशन के रास्ते हर किसी के अलग अलग होते हैं, पर ये 26 से नहीं आया हलेगा, है कि नहीं सोनू। आगे चलते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की हाइट और उसके आधार के समांतर दो तलों द्वारा समद्विभाजित की गई है, तीनों आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक सेकंड। द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज ट्राइसेक्टेड बाई 2 प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। व्हाट द रेशियो ऑफ 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स का रेशियो क्या है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम 3 वॉल्यूम्स का रेशियो है ए, है ना। ट्राइसेक्टेड 1:7, वाकई में इतना ही टाइम लगेगा। अगर आपके कटिंग ऑफ कोन दिमाग में, आप कहोगे सर आपने तो पहले से पता है, हाँ क्योंकि कटिंग ऑफ कोन दिमाग में है, समझ में आया ना। ये जैसे शंकु है प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना है सोनू,
ये शंकु है, इस शंकु में दो कट लगाए जाते हैं, एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया, तो आपको यहां पे तीन कोण दिखाई दे रहे हैं, छुटका बीच का और बड़का, तीन कोण दिखाई दे रहे हैं। आधार के समांतर दो कट लगाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई, और ये ट्राइसेक्टेड है। ट्राइसेक्टेड मतलब इक्वल हाइट पर, यानी कि अगर ये 1 है, अगर यहां से यहां तक की हाइट कितनी है 1, तो ये कितनी होगी बताओ 2, और ये कितनी होगी 3। अगर आप देखोगे तो यहां पे ये 1 1 1 आ गया, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 है ना। तो तीनों कोण है, तीनों कोण की हाइट का रेशियो कितना है 1:2:3, समझ ना बात। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, ये आएगा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई इनका 1:8:27। ये क्या है, तीनों कोण के वॉल्यूम का रेशियो, समझ में ना। पर आपसे पूछा टॉप टू बॉटम वॉल्यूम का रेशियो, तो यानी कि ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम कितना है 1। ये बीच वाले पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा, ये 8 में से घटाओगे 7। ये नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा भाई, तीसरे वाले कोण में से दूसरे वाले का घटा दो, तीसरे में से दूसरे वाले का घटा दो, 27 - 8 क्या आएगा 19। ये आ गया ना, 1:7:19, आया ना समझ में। टॉप टू बॉटम ये तीनों पार्ट्स का आ गया। और ट्रिक होती है मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट हमेशा ये आंसर आता है 1³ रेशियो 2³ - 1³ रेशियो 3³ - 2³ रेशियो। अगर आगे भी कट लगाते 4³ - 3³, आगे भी कट लगाते रेशियो 5³ - 4³, ऐसे चलता रहता, ये आता है, ठीक है ना। 1:8:27 का आएगा, ऊपर वाले का 1, बीच वाले का कैसे आएगा 8 में से घटाएंगे 7, नीचे वाले का क्या आएगा तीसरे वाले कोण में से दूसरे वाले घटाओ, 27 - 8 19, है कि नहीं। 31वां, 10 सेंटीमीटर साइड वाले एक घन के अंदर एक बेलन अंकित है, घन के आयतन का कितना प्रतिशत भाग बेलन द्वारा घेरा गया है, यही सवाल है क्या है सोनू। What percentage of cube's volume is occupied by the cylinder? तो देखो ये सवाल तो बहुत आसान है, परसेंटेज निकालना है तो इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, मान लीजिए मेरे दोस्त एक क्यूब है, ये क्या है क्यूब, क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर एक बेलन अंकित है, सिलेंडर इज इनस्क्राइब्ड इनसाइड ए क्यूब। इनस्क्राइब्ड का मतलब समझते हैं, देखो सिलेंडर, इस क्यूब के अंदर सिलेंडर तो ये भी है, इनस्क्राइब्ड का मतलब है बिल्कुल फिट हो जाना, समझ में है ना। यानी कि इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का सिलेंडर डालना है क्यूब के अंदर। इनस्क्राइब मतलब अंदर जो फिगर डालें वो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज की डालें। तो इस क्यूब के अंदर जो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का जो सिलेंडर होगा वो ये वाला होगा, जो ऊपर से नीचे तक जाएगा पूरा, है ना। आपको क्या निकालना है कि क्यूब का कितना % सिलेंडर द्वारा घेरा गया है। आप बताओ, अगर इस क्यूब की भुजा को मैं 2 मान लेता हूं तो इस सिलेंडर की रेडियस क्या 1 नहीं आ जाएगी, क्योंकि क्यूब का बेस होगा स्क्वायर और ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर के अंदर सर्कल आपको ऐसे दिखेगा और आप नीचे देखेंगे तो, है ना, नीचे वाला फेस देखेंगे, क्यूब का फेस क्या है स्क्वायर, और उसके अंदर सर्कल ये होगा मैक्सिमम साइज का। ये अगर मैं साइड 2 मानता हूं तो इस सर्कल का डायमीटर भी 2 होगा, रेडियस आ जाएगी 1। मैंने 2 इसलिए माना कि 2 का आधा आसानी से हो जाएगा 1, ठीक है ना। अगर ये 1 आ गई सिलेंडर की क्या बच्चों रेडियस, समझ गए ना सोनू। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी ऊपर से नीचे तक क्यूब की साइड के बराबर 2, है ना। तो आप मुझे बताओ क्यूब के वॉल्यूम का कितना % सिलेंडर द्वारा घेरा गया है। सिलेंडर का वॉल्यूम और इस क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो क्या है। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, रेडियस 1 है और हाइट 2 है। क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 2 से 8, सॉरी ये 2 से नीचे वाला 8 कट जाएगा, π/4, यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो आ गया, ठीक है ना। अगर क्यूब का वॉल्यूम 4 है तो इसके अंदर जो सिलेंडर इनस्क्राइब है उसका वॉल्यूम कितना है π। ये हो गया रेशियो में। आपसे यही चीज किसमें पूछी है परसेंटेज में।
पाई को आप लिख लो क्योंकि अप्रोक्स में बताना है 3.14 है कि नहीं बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7 से बढ़िया 3.14 ही लिख लो, क्योंकि बाद में आपको करना ही है डिवाइड, है ना। 3.14/4 परसेंटेज में इंटू 100%, तो 314/4 आएगा। 314/4 यानी कि लगभग 80% से कम आएगा। ये वाला ऑप्शन है ना, ठीक है। 32वां करो। A hollow spherical cell is made of a metal with a density of 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक खोखला गोलाकार खोल है, यानी कि होलो स्फीयर, खोखला गोला, वो एक मेटल से बना है जिसकी घनत्व है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 6 ग्राम। ऐसी धातु से बना है, ठीक है। बोला इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस जो है इस सेल की 8 और 9 है। इंटरनल रेडियस कितनी है, 8। एक्सटर्नल रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा इस सेल का वजन कितना है किलोग्राम में। आंसर भी यहां पे 3 डेसिमल तक दे रहा है, यानी कि आंसर एग्जैक्ट है। दोनों तो सॉल्व करने लगा। आंसर 11 का मल्टीपल होगा भाई। देखो 11 का मल्टीपल आएगा, देख लो दोनों। 7 5 12 4 6 10, 12 और 10 का डिफरेंस 2। 5 5 10 6 6 12, डिफरेंस 2। 6 5 11 4 6 10, 11 10 का डिफरेंस 1। 5 5 10 4 6 10, 10 10 का डिफरेंस 0। ये 11 का मल्टीपल, यही आंसर है। कोनो करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे सर कैसे 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 कैसे, क्योंकि यहां आंसर डेसिमल के 3 डिजिट का अगर एग्जाम लिख रहा है एग्जामिनर, तो ही इज सेइंग दैट इज एग्जैक्ट आंसर। कैसे, सुनो। ये तो बहुत हल्का, रेलवे में ज्यादा तगड़े सवाल आते हैं इस पे। आप मुझे बताओ होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। पहले क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो। 4/3 पाई, क्योंकि ये हेमिस्फीयर नहीं है, स्फीयर है पूरा। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आएगा ना। 9 का क्यूब 729 और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। तो कितना आएगा घटा के भाई, 217 है सोनू। 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब 217, क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ये स्फीयर का वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये जिस धातु से बना है उसके 1 क्यूब सेंटीमीटर का वजन कितना है, 6 ग्राम। अगर 1 घन सेंटीमीटर का वजन 6 ग्राम है, तो इतने घन सेंटीमीटर वॉल्यूम का वजन क्या आएगा, 6 से गुणा। ये आंसर आया है किसमें, ग्राम में। पूछ किस में रहा है, किलोग्राम में। खोल का भार किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। ये आएगा किलोग्राम में, और मैंने पहले ही समझ गया कि किलोग्राम में बदलूंगा तो 1000 से भाग करूंगा। 1000 से भाग करने का मतलब है डेसिमल के बाद 3 डिजिट, है ना। और आप देखो दिक्कत ये आ रही थी कि 7 से कटेगा कि नहीं। देखो 7 से पूरा कट रहा है, 7 और 3 से 6 2 बार। जो आप इनकी पूरी मल्टीप्लाई करते रहो तो 22 के भीतर तो 11 दिख गया ना बंधु। तो आंसर जो भी आएगा काय का मल्टीपल आएगा, 11। आप कुछ भी करते रहो, 4/3 पाई, पाई में आता है 22/7, 22 में आता है 11। कितने भी गुणा करते रहो ऊपर का 11 नहीं कटता कभी। तो इसलिए आंसर हमेशा क्या आता है, 11 का मल्टीपल। लेकिन कब, जब आंसर एग्जैक्ट हो, ठीक है ना। और 11 का नियम हमने लगा दिया। सवाल नंबर 33। एक प्रिज्म का वॉल्यूम 960 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म के बेस का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वॉल्यूम 1200 सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए हाइट कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए। 96 25%। देखो सोनू 25%। एक बार बताइए प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बताओ बच्चों, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है। प्रिज्म का ये प्रिज्म है, पिरामिड नहीं है। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे प्रिज्म आप समझते हैं, कोई भी फिगर जो बॉटम से लेकर टॉप तक एक जैसी हो, जैसे कि कमरा, क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है, बस नीचे से ऊपर तक एक जैसा होना चाहिए। प्रिज्म और पिरामिड में यही फर्क है।
पिरामिड का टॉप कोई भी 2D फिगर हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो हेक्सागन हो, लेकिन टॉप क्या होगा? एपेक्स। लेकिन प्रिज्म में क्या है? जैसा बॉटम होगा बिल्कुल वैसा ही टॉप होगा, ठीक है ना? तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इस सवाल में हम बेस के एरिया को नहीं छेड़ रहे, क्या बढ़ा रहे हैं? हाइट। तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि प्रिज्म का वॉल्यूम डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पे? हाइट पे। जितनी हाइट बढ़ाओगे वॉल्यूम भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। आप प्रिज्म की हाइट डबल कर दोगे, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल। बहुत बढ़िया सवाल है। प्रिज्म का वॉल्यूम 960 सेंटीमीटर क्यूब है, बेस का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम 1200 सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए हाइट कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, है ना? वॉल्यूम पहले 960 था, हमें करना है 1200 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना बढ़ाना है? 24 चौका 96, 24 पंजे 120। वॉल्यूम 4 से 5 करना है, वॉल्यूम 4 से 5 करना है। वॉल्यूम कितना बढ़ाना है? 1/4 यानी कि 25%। अगर हम वॉल्यूम 25% बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट भी कितनी बढ़ानी पड़ेगी? सेम 25%। खत्म है कि नहीं बच्चे? कुछ निकालना नहीं यहां पे दुष्टो। सवाल नंबर 34। ए प्लस बी प्लस सी 20 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 200 है। तो आपसे पूछा ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अलजेब्रा का सवाल है। देखो इस सवाल में दो इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है। ये दो इक्वेशन दी हुई है ना? और वेरिएबल 3 है ए बी सी। तो यहां एक वेरिएबल की वैल्यू को जीरो कर सकते हो। हालांकि जीरो करने की तो जरूरत ही नहीं, तो सवाल ही झंडू है। बताओ सोनू कैसे हो गया? ए प्लस बी प्लस सी 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 200। ये तो हिट एंड ट्रायल से नहीं हो गया? 10 10 20, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 100 100 200। अगर आप यहाँ पे ए 10 ले लेते हो, बी 10 ले लेते हो और एक वेरिएबल जीरो कर देते हो, तो 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 और 100 और ये जीरो 200 है नहीं? तो ये तो ऐसी हो गया। तो ए माइनस बी 10 माइनस 10 जीरो, बी माइनस सी 10 का वर्ग, सी माइनस ए कितना आ जाएगा? सी माइनस ए ये भी 10 का वर्ग, यानी कि आंसर इसका भी क्या आ जाएगा? 200। एक मोबाइल फोन का प्राइस 18,000 रुपए है। एक दुकानदार 12% डिस्काउंट देता है, फिर डिस्काउंट वाली कीमत पर 18% जीएसटी जोड़ देता है। तो आपसे पूछा है फाइनल प्राइस पेड बाय द बायर, बायर को कितना कीमत चुकानी पड़ेगी? ठीक है, देखो सीपीओ का जो पेपर हुआ है 450 सवालों में से 200 से ज्यादा सवाल केवल ज्योमेट्री मेंसुरेशन के। सुनना मेरी बात, 450 सवालों में से 200 से ज्यादा सवाल ज्योमेट्री मेंसुरेशन के हैं। आधा पेपर ज्योमेट्री मेंसुरेशन का है सीपीओ का। देख रहे हो आप? ये तो इक्का दुक्का दिखे एग्जामिनर को, है ना? एक मोबाइल फोन की कीमत है 18,000 रुपए, दुकानदार 12% डिस्काउंट देता है। देखो मोबाइल फोन का प्राइस कितना है? 18,000 रुपए। अगर इस पे 12% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 100% पे 12% डिस्काउंट दोगे तो कीमत रह जाएगी 88.88। 12% डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार कहता भाई साहब 18% जीएसटी भी लगेगा, है ना? छूट वाली कीमत पर, ये छूट देने के बाद आया ना, 100% पे 18% जीएसटी लगाओगे तो कितना प्राइस हो जाएगा? 118%, 118% मतलब 1.18। ये निकालना, ये चुकाना पड़ेगा ना कीमत, ठीक है ना बच्चों? तो 18 में देखो 9 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल आएगा, ठीक है? और देखो ये आंसर हो जाएगा वैसे, क्योंकि आप ये देखेंगे इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट है। यहां आप देखो डेसिमल से 2 जीरो कट जाएंगी, या डेसिमल के बाद 2 अंक है, या 1 जीरो, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यानी कि आंसर एग्जैक्ट है। 8 अट्टे 64 अट्टे 512, एंड में 2 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा था। 8 गुणा 8 कर लिया आपने दिमाग, है कि नहीं बच्चे? पूरी कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे। एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में 50 रुपए और 30 रुपए की वृद्धि की जाए तो प्रॉफिट 10% हो जाता है। और आपसे पूछा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? बताइए बच्चे, ओरिजिनल सीपी क्या है? करो सोनू।
एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, अगर लागत मूल्य और बिक्री कीमत दोनों 50 रुपए 30 रुपए बढ़ाए जाते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? 10%। आपसे क्या पूछा? ओरिजिनल सीपी, यही सवाल है। देखो वैसे तो इस सवाल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा, एक्स मान के भी हो जाएगा, पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो शायद आप लोगों को ना आता हो। एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सोनू भाई? 1/5। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? सीपी अगर 5 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस है 6 यूनिट। आपसे क्या पूछा? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5 यूनिट की तो वैल्यू पूछी है। अब बोला है लागत कीमत बिक्री कीमत 50 रुपए 30 रुपए बढ़ाई जाते, कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ा है? 50 रुपए, है कि नहीं? और सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है? 30 रुपए। ये जोड़ मत देना कि 6 + 30 जोड़ के 36 कर दो, ये रेशियो में है और ये एग्जैक्ट रुपए हैं, ठीक है ना? तो प्रॉफिट 10% हो जाता है बेटा। अब सेलिंग प्राइस ये है ना, अब सेलिंग प्राइस, अब प्रॉफिट 10% है। 10% प्रॉफिट का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? 10% प्रॉफिट का मतलब कि अब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। ये तो होगा कि नहीं, है कि नहीं? अब प्रॉफिट 10% मतलब वस्तु का जो बिक्री मूल्य है वो क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है। अब का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा मतलब 110%, यानी कि 1.1 गुना। बोलो, कर देते हैं इक्वल, बताओ क्या आ जाएगा? 1.1 गुणा 5, 5.5 यूनिट और 6 यूनिट, डिफरेंस कितना आएगा? 0.5 यूनिट, है कि नहीं बच्चों? 1.1 का 50 गुना 55, 55 और 30 का डिफरेंस 25। 0.5 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए, डेसिमल हटाओ 0.5 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए। यही तो पूछा था, 5 यूनिट की वैल्यू, है कि नहीं? एक सेलर अपने प्रोडक्ट पर 50% ज्यादा कीमत अंकित करता है। सेलर मार्क्स अप इस प्रोडक्ट बाई 50% एंड ऑफर्स 2 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? देखो, एक शॉपकीपर पहले सामान खरीद के लाता है, उसका मार्कअप करता है 50%, फिर 10-10% के 2 डिस्काउंट देता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट क्या होता है? मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव। 50% कीमत बढ़ाया, 50% 1/2, यानी कि 2 का सामान 3 में। फिर 10% डिस्काउंट दिया, 1/10, 1/10 यानी कि 10 का सामान 9 में। फिर 10% डिस्काउंट दिया, 1/10, 10 का सामान 9 में, यानी कि सीधा आ गया प्यारे दोस्तों 200, और ऊपर आ गया 9 नाम 81 तिया 243। अल्टीमेटली 200 का सामान 243 में बिका, 43 का प्रॉफिट हुआ, 43 का रिश्तेदार है 21.5, आंसर आ गया, ठीक है ना? अगर 200 का सामान 243 में बिका तो 43 का प्रॉफिट हुआ है ना बच्चों? 43 का प्रॉफिट है 200 पर, परसेंटेज में इंटू 100%, तो 43 का आधा कितना आ जाएगा? 21.5, है कि नहीं? आप यहां पे ये फॉर्मूला से भी कर सकते थे, ठीक है ना? ये बताइए, सवाल नंबर है 38, करो। ए और बी मिलकर एक काम 20 दिन में कर सकते हैं। ए ने 15 दिन काम किया और छोड़ दिया। बी ने बचा काम अकेले 42 दिन में पूरा किया। पूछा है बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन। बताओ दोस्तों, देखो यहां पे काम को करने के 2 तरीके बताए गए हैं कि नहीं सोनू? एक तो तरीका है कि ए और बी मिलकर अगर काम करे साथ में तो कितने दिन काम हो जाएगा? 20 दिन में। दूसरा कि भैया एक काम करता है, ए 15 दिन काम करता है फिर छोड़ देता है, फिर बचे काम को बी कितने दिन में करेगा? 42 दिन में। देखो, कभी भी ऐसे सवाल आए ना, आप हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दिया करो। किस पे ध्यान दिया करो? रिमेनिंग वर्क पे। ए और बी मिलकर एक काम 20 दिन में कर सकते, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है ए भी 20 दिन काम कर रहा है, बी भी 20 दिन काम कर रहा है, दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 20 दिनों तक काम पूरा हो गया। यही मतलब है। ए ने 15 दिन काम किया, ए ने 15 दिन काम किया। ए को काम कितने दिन करना था? 20 दिन। ए ने काम कितने दिन किया?
यानी कि ए ने 5 दिन काम कम किया। तो जो ए ने 5 दिन काम कम किया है वो काम किसको करना पड़ेगा अब? बी को। बी को काम कितने दिन करना था? बी ने काम कितने दिन किया? बी ने कितने दिन काम ज्यादा किया? 22 दिन। 20 से 42 कितना ज्यादा है? 22 दिन। यानी कि बी ने 22 दिन काम ज्यादा किया। तो जिस काम को ए 5 दिन में करता, सेम उसी काम को बी ने 22 दिन में किया है ना। यही बात है ना। तो यानी कि इनके टाइम का रेशियो 5:22 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? उल्टा। और एफिशिएंसी पता तो आप खुदा अब कुछ भी कर सकते हो। ए और बी मिलकर 20 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए 22 कुर्सी बनाता है, बी 5 27। 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20 से क्या आ गया? टोटल वर्क। टोटल काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा? बी करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। 5 चौक 20, 27 चौका 108 दिन में। ये क्या आ गया? सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 50 है, तो सेक की पावर 4 प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा ज्ञात कीजिए। हाँ, ये वाला सवाल सबसे बढ़िया है, ये हमें ध्यान है, मैंने अलग से इसकी रील भी बनाई है सीपीयू का। यही एक सवाल चैलेंजिंग है, ठीक है बच्चों। बाकी तो सवालों में एक में भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं, है ना। बताओ सोनू, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? 50। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? सेक की पावर 4 प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा ज्ञात कीजिए। यही है ना। करो। एलजेब्रा। ये पावर 2 है, ये पावर 4 है, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो 10 की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 आएगा स्क्वायर करने पर, सेक थोड़ा ना आएगा, है ना। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 हाँ, हम ये कर लेते हैं, सेक की पावर 4 थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आपके सामने लिखा है सेक की पावर 4 थीटा। सेक की पावर 4 थीटा क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं सोनू। ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसका क्या हो गया? ये होल स्क्वायर। पावर 4 है ना। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसका भी होल स्क्वायर। ऐसे ही ये प्यारे बच्चों ये क्या है? कोसेक की पावर 4। कोसेक की पावर 4 यानी कि कोसेक स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कॉट मतलब सीटी, ठीक है ना। टेन मतलब टी, ज्यादा इज्जत मत दो। क्लियर है ना। तो आप इसका स्क्वायर तो खोल ही सकते हो ना अब आप, है सचिन। ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये क्या आ गया? 2 आ गया ना। ये 10 की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4। 10 की पावर 4 भाई, 10 के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉट की पावर 4 का स्क्वायर, 10 की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4, ये आ गया। प्लस 2ab। यहां करेंगे तो क्या आएगा? 2 टेन स्क्वायर थीटा। यहां करेंगे तो क्या आएगा? 2 कॉट स्क्वायर थीटा। 2 कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो ये वैल्यू तो आपको दी हुई है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है? 50। 50 दूनी 100। यानी कि आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए निकालना क्या है? केवल ये 10 की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4, ये तो निकालना है। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो दिया ही है ना डायरेक्ट, 50 और 2 100। आपको निकालना क्या है? केवल 10 की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4। बताइए, ये एक तरीका है, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के। बताइए क्या जाएगा सोनू? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 50 है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 नहीं आ जाएगा? 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा प्लस 2ab क्या करेंगे? 2। 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा?
तो टेन की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 2, है ना, और प्लस 100, 2 से 2 कट गया तो 2500 और 100 कितना है आंसर 2600। कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है ना। ये एक रास्ता है, आप सीधा भी ऐसे कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 50 है। अगर आप दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, क्या कर दिए दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए, ये भी एक रास्ता है, ये भी है। स्टेप्स यही रहेंगे, ठीक है ना। साइन ए 3/5 है, कॉस बी 4/5 है, ठीक है बच्चों। ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी दे रखा है। चलो क्या पूछा है, साइन ए प्लस बी। कभी भी ऐसे सवाल आते हैं साइन ए प्लस बी आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है कि नहीं सोनू। साइन ए कितना है 3/5, हालांकि यहां पे ये जो है ए और बी ये इक्वल आ जाएंगे, कोई बात नहीं। साइन ए 3/5, कॉस बी 4/5 है ना, प्लस कॉस ए कितना आ जाएगा, फिर साइन अगर 3/5 है तो कॉस ए 4/5 आ जाएगा ना, ट्रिपलेट। और कॉस बी 4/5 है तो साइन बी 3/5, 3 4 5 का ट्रिपलेट ही लगेगा, तो कितना आ जाएगा 12 + 12 24/25, ठीक है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये दिमाग में हो जाता है, ठीक है भाई। आगे चलते, ये बताइए 1 2 5 8 और 10 तीन शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बताओ। एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हैं और आपसे क्या पूछा, त्रिभुज का एरिया। ये आता था ना 12वीं क्लास में सवाल, 12वीं क्लास में हम जो करते थे बहुत सारे तरीके, लंबा चौड़ा फॉर्मूला था, है ना। पर मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो वर्ल्ड का दी बेस्ट होगा, है कि बच्चों। हमें इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे किसी भी एक वर्टेक्स को आप 0 0 बना लो, जैसे 1 2 है, आप इसमें से -1 -2 घटा लीजिए, हर एक में से क्या घटा लो 1 2 घटा लो, 1 2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या आ जाएगा 1 2 घटा ले, 5 - 1 4, 8 में से 2 घटाएंगे 6, ठीक है ना। इसमें भी 1 2 घटाओ, 10 - 1 9 और 3 - 2 1, ये आ गया ना भाई, कोई दिक्कत है। जो इस ट्राइंगल का एरिया है वही सेम इस ट्राइंगल का एरिया है ना। मान लो जैसे ट्राइंगल ये बना हुआ है, ये ट्राइंगल है ना। इस ट्राइंगल को शिफ्ट करके आप यहां ले आओ कि एक वर्टेक्स कहां आ जाए, ओरिजिन पे शिफ्ट कर दे, मैंने एरिया डिलीट नहीं किया। इस केस में ट्राइंगल निकालना सबसे, एरिया निकालना सबसे आसान है, क्योंकि एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, इसकी कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको। केवल यहां देखो, बाहर वालों की गुणा अंदर वालों की गुणा, बाहर वालों की गुणा 4, अंदर वालों की गुणा 54, इनका डिफरेंस, डिफरेंस का आधा, और आपको क्या लेनी होती है पॉजिटिव वैल्यू, बाहर वालों की गुणा अंदर वालों की गुणा उसका आधा, 25 है ना, 25 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 24 है ना। तो आपसे पूछा सरकम सर्कल की रेडियस, सरकम सर्कल आप जानते हैं जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरने वाला सर्कल है। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला है a/√3। तो यहां पे समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 है, तो 24/√3 आप देख पा रहे हैं कि अप्रोक्स कितना आ जाएगा, बताओ बच्चों। 8 या 24 होता है, 8√3 आ जाएगा, और √3 का मतलब क्या होता है 1.73, 17 8 136, 13.6 से हल्का सा बड़ा आएगा, ये वाला आंसर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये बताओ 43 नंबर। एक प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुजाकार है, एक प्रिज्म का जो बेस है वो ट्रिपेजॉइडल बेस है। प्रिज्म की जो पैरेलल साइड है वो 5 और 9 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की हाइट है 6, नहीं प्रिज्म की हाइट 18 है, इसका आयतन क्या है, आसान सवाल है भैया। देखो सब बच्चों को पता है कि प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहां जो प्रिज्म बनाया गया है, प्रिज्म का आधार एक ट्रपेजॉइड है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है।
समलंब चतुर्भुज की पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड 5 और 9, और पैरेलल, और बोला है हाइट, हाइट का मतलब पैरेलल साइड के बीच की दूरी। प्रिज्म की हाइट नहीं है, ये प्रिज्म की हाइट नहीं है, ये ट्रेपेजियम की हाइट है। ये जैसे ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड है 5 और 9, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है, पैरेलल साइड के बीच की दूरी। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो प्रिज्म का एरिया बेस निकालेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो 1/2 पैरेलल साइड का सम, 1/2 पैरेलल साइड का सम, 5 + 9 14 इंटू हाइट। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस का एरिया इंटू हाइट। प्रिज्म की हाइट यहां पे 18 है, ये आंसर है। वैसे मैं डायरेक्ट देख सकता था कि 18 यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, ठीक है जी। और ये 756 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं, आगे चलेंगे। 44वां, एक प्रिज्म का आधार एक रेगुलर हेक्सागन है विद साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ प्रिज्म इज 1/√3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। फिर से प्रिज्म के वॉल्यूम का सवाल है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से आंसर तो 54 ही हो सकता है, तो सड़े हुए ऑप्शन है, ये होगा नहीं। 63 में 7 आएगा, 7 है नहीं कहीं पे, ये इंट्यूशन होनी चाहिए। प्रिज्म का वॉल्यूम आएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का बेसिक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड 6 सेंटीमीटर है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आएगा √3/4 भुजा का वर्ग। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे 6 से गुणा, ये रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ गया। प्रिज्म की हाइट है 1/√3, 1/√3 से गुणा कर देंगे, ये प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया। √3 कट गया, 4 से 36 9 बार कट गया, तो 9 छिका 54 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है। ये देखिए सवाल है आपके सामने 45, बताओ, करो सोनू। एक बर्तन में 120 लीटर दूध और पानी का घोल है जिसमें 3:2 का अनुपात है। एक कंटेनर में 120 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:2। 24 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क। बहुत बढ़िया। इस सॉल्यूशन का 24 लीटर निकाला जाता है और उसकी जगह प्योर मिल्क मिलाया जाता है। तो पूछा है मिल्क से वाटर का नया रेशियो क्या होगा। देखो हमारे पास स्टार्टिंग में 120 लीटर सॉल्यूशन है, प्योर नहीं है। हमारे पास स्टार्टिंग में 120 लीटर सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। हम क्या करते हैं, इसमें से 24 लीटर सॉल्यूशन निकालते हैं। जब 24 लीटर सॉल्यूशन निकाला तो मिल्क भी निकला होगा, वाटर भी निकला होगा। जब हम 24 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे तो मिल्क भी निकला होगा, वाटर भी निकला होगा, 3:2 के रेशियो में ही निकला होगा। फिर उसके बाद हमने मिल्क मिला दिया, प्योर मिल्क मिला दिया। 24 लीटर सॉल्यूशन निकाला, उसकी जगह प्योर मिल्क 24 लीटर डाल दिया। तो जब 24 लीटर निकाला, मिल्क भी निकला, वाटर भी निकला। फिर हमने 24 लीटर मिल्क दोबारा डाल दिया, मिल्क डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन पानी तो केवल निकला ही निकला है। तो हम यहां पे फोकस किस पे करेंगे, ऐसे सवाल में वाटर पे फोकस करो। स्टार्टिंग में बर्तन में कितना वाटर था, 2 यूनिट आउट ऑफ 5। स्टार्टिंग में वाटर का कंसंट्रेशन था 2/5। हमारे पास 120 लीटर सॉल्यूशन था, मैंने 24 लीटर निकाला यानी कि 1/5 निकाला। अगर 1/5 सॉल्यूशन निकाला है तो वाटर कितना बचेगा, 4/5। 1/5 मैंने निकाल दिया 20%, तो पानी बचेगा 4/5 80%, यानी कि पानी की मात्रा हो जाएगी 8/25। तो अगर अब टोटल सॉल्यूशन 25 है तो उसमें से वाटर 8 है, तो मिल्क कितना होगा, 25 - 8 17 होगा। तो मिल्क वाटर का रेशियो होगा 17:8, पहला ऑप्शन। ये बताइए, सवाल नंबर 46 बनाओ। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दिया जाए, प्रॉफिट भी 20% से बढ़ा के 30% हो जाए, तो पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट बढ़ जाएगा। अच्छा सवाल है, बताओ सोनू कैसे करेंगे।
हमने एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दिया, ठीक है ना। पहले वस्तु पे कितना प्रॉफिट होता था, 20%। अब उस वस्तु पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30%। तो सवाल यह है कि कॉस्ट प्राइस को आपने कितना परसेंट इंक्रीज किया है। ठीक है बच्चों, ढेर सारे तरीके इस सवाल को करने के हैं, पर सवाल का डेटा बहुत आसान है। ध्यान से सुनेगा प्यारे दोस्तों, सब बच्चों को समझ में आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। पहले एक वस्तु पे 20% प्रॉफिट था, अब उसी वस्तु पे कितना प्रॉफिट हो गया, बढ़ के 30%। यानी कि मान लो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, अगर वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है तो 20% का प्रॉफिट है, तो वस्तु बिकेगी कितने में, 120 में। सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। सवाल बोला वस्तु की कीमत 25% बढ़ा दी जाए, सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दिया, 120 का 25% 30 होता है, ये हमने 30 बढ़ा के क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 150। अब वस्तु का सेलिंग प्राइस 150 हो गया, लेकिन अब वस्तु पर प्रॉफिट 30% है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो भी हो, अब उस कॉस्ट प्राइस पर आपको 30% का प्रॉफिट है। ये बात समझ में आ गई। अगर पहले सीपी 100 था तो सेलिंग प्राइस था 120, क्योंकि प्रॉफिट 20% था। प्रॉफिट हो गया 150, सॉरी सेलिंग प्राइस हो गया 150, सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दिया, लेकिन अब प्रॉफिट 30% है। तो अब जो भी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी बढ़ाया गया है, 30% प्रॉफिट हो रहा है। 150 में बिका, आप बताओ 30% मतलब 3/10। 150 यूनिट में आप सामान बेच रहे हो 150 रुपए में, ये 13 की वैल्यू है, यहां से 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा मेरे भाई सीपी। ठीक है, तो 13 एकम 13, 2 जीरो, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, अप्रोक्स 115 आएगा। 100 का सामान अप्रोक्स 115 में बिका, तो 100 का सीपी 115 हो गया, यानी कि अप्रोक्स 15% बढ़ गया है। आगे चलते 47। बताओ भाई, 90 मीटर ऊंची इमारत के शिखर से, from the summit of a 90 meter high building, the angle of depression of the top and bottom of a tower are 30 degree and 60 degree respectively. What the height of tower in meter? देखो बहुत बढ़िया सवाल है। मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल है और ये एक इमारत है मेरे प्यारे भी 90 मीटर ऊंची। मान लीजिए ग्राउंड लेवल है और ये एक टावर है 90 मीटर ऊंचा। आप बोलोगे हाँ जी सर। The angle of depression of top and bottom of tower are measured at 30 degree and 60 degree respectively. अब आप ये समझिए कि ये टावर है, मान लो एक टावर है ऐसे ही क्या, फ्रॉम द समिट ऑफ 90 मीटर हाइट बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, बिल्कुल एंगल ऑफ डिप्रेशन देख के ही हमने टावर छोटा बनाया है, ठीक है ना। तो इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप और बॉटम का डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री है। यानी कि जब इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप को देखते हैं तो ये जो डिप्रेशन एंगल बनता है ये वाला होता है डिप्रेशन एंगल, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, है ना। ये मेरे दोस्तों यहां पर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है मेरे दोस्तों बॉटम का डिप्रेशन एंगल, तो ये भी 60 डिग्री होगा। बोलो बात को समझे। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ चुके। तो आपसे पूछा है यहां पे मीनार यानी कि टावर की हाइट पूछी, ये देखो 30 60 90 सबको पता है 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। छोटा वाला ट्रायंगल ले लो ना, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा। ये 90 डिग्री है, ये 30, अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने आएगा √3 का √3 गुना, 60 डिग्री के सामने आएगा √3 का √3 गुना 3 यूनिट। 3 यूनिट के वैल्यू सवाल में 90 मीटर है। ये ही तो आपको डिस्टेंस निकाले, ये डिस्टेंस कितना है 3 - 1, ये 2 यूनिट है। 3 की वैल्यू 90 मीटर है तो 2 की वैल्यू 60 मीटर आ जाएगी, क्योंकि पूरा 3 यूनिट है, यहां से यहां तक 1 यूनिट है। 60 मीटर ही यहां पे टावर की हाइट है। ये बताएंगे सवाल नंबर 48। ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, के का मान क्या है, करो। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। लाइन का स्लोप क्या होता है,
माइनस ए बटे बी, एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। जैसे इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप आएगा -2/-3, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, -k/1। दोनों लाइन का अगर परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो कट ही गया, ये माइनस भी आपका कट गया, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इस सवाल का आंसर 3/2 है। 49। अगर किसी लाइन की इक्वेशन 3x माइनस 5y बराबर 15 है, व्हाट द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 3,2। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो इसके परपेंडिकुलर है और पॉइंट 3,2 से होके गुजरती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, मैंने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया है प्यारे भाई, पूरा जाके पढ़ लो एक बार। ऐसे सवालों को सॉल्व ही नहीं करना होता, ऑप्शन जिंदाबाद। हमें उस लाइन की इक्वेशन बताने जो इसके परपेंडिकुलर हो, पॉइंट 3,2 से गुजरे। अगर कोई लाइन पॉइंट 3,2 से गुजर रही तो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि x की जगह 3 और y की जगह 2 रखने पर सेटिस्फाई होगा। x की जगह 3 रखेंगे, 3 से 3 एक कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये नहीं आएगा। x की जगह 3 रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 7 - 5 y 2 आ जाएगा, यही है। ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, तो आंसर आ गया y, सेकंड ऑप्शन बी। यदि y बराबर mx प्लस सी, पॉइंट 2,5 और 4,9 से होकर गुजरती है तो m का मान बताइए। भाई अगर कोई लाइन इस फॉर्मेट में लिखी है y बराबर mx प्लस सी, तो आप समझ जाना m जो है उस लाइन का स्लोप है। तो आपसे सवाल में m का मान, लाइन का स्लोप पूछ रहा है। अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप अभी मैंने निकालना बताया आपको, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, 9 - 5 बटे 4 - 2, यानी कि आ जाएगा 4/2, 2 आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है बच्चे, यस। आखिरी सवाल मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 51 सीपीओ के पेपर का। ठीक है भाई, करो, कोशिश करो मेरे भाई इस सवाल को करने की जल्दी से। आपके सामने दो लाइन दी है, दोनों लाइन ही पैरेलल हैं, पूछा है के का मान क्या होगा। ठीक है भाई, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा, या कहें कि एक्स का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। यहां पे देखें एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, अच्छे तो सेम है यार, है भाई। एक्स का कोफिशिएंट यहां पे सेम है, तो यानी कि 2 के बराबर ही क्या आना चाहिए, वाई का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, 2 के बराबर 5। तो के की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, बात खत्म। ठीक है जी, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होगा। इसी के साथ एसएससी सीपीओ 2025 में पूछे गए बेस्ट 51 सवाल मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अगर आपने प्यारे दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखी है, एक एक सवाल मेरे साथ सॉल्व किया है, तो मेरे भाई आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, मेहनत करते रहिए। मैं एक दिन में लगभग 14-15 घंटे काम कर रहा हूं इस टाइम, है बिल्कुल शरीर, मतलब थके हुए शरीर के साथ, एकदम डेड बॉडी के साथ मैंने वीडियो जो है रिकॉर्ड किया आप सभी लोगों के लिए। जितना हो सके इन बेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का फायदा उठाइए, क्योंकि जो मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रीमियम कंटेंट है, ये आपको कहीं भी और ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, है ना। यूट्यूब पे कहीं नहीं है, कोई अपने बैच में नहीं कराता, किसी किताब में नहीं है मेरे भाई, कोई सॉल्यूशन नहीं है, एआई से आप नहीं करवा सकते, हम ही करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।